नमस्कार, मैं एनके सिंह। आपके सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस चंद्रचूड़ की एक 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक बहुत बड़ा फैसला आने जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर को लेके जो आर्टिकल 370 है, उसको खत्म किया गया। इसको लेके 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को 2019 में राज्यसभा में इसे पारित कराया गया, 6 अगस्त को लोकसभा में। और जब भी आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, वो खत्म कर दिया गया। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कल सुनाने जा रहा है, कल यानी सोमवार को। इसका फैसला क्या होगा और इसके असरात क्या होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे देश भर के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आपको याद होगा जब 370 हटाया गया था, तो पूरी दुनिया में एक चर्चा हुई थी, पूरी दुनिया में शोर हुआ था। बीबीसी से लेके अमेरिकन अखबारों ने, सारे ने अपने अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन किया था। यहाँ तक कि भारत सरकार को कहना पड़ा कि ये सारे बायस्ड हैं और ये भारत के खिलाफ है। लिहाजा ये जजमेंट जो भी होगा, 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ है। जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं, वो हैं जस्टिस संजय कौल। आपको याद होगा, अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने कई ऐसे कमेंट्स किए जिसको लेके भारत सरकार बहुत बेचैन थी, और वो रिटायर होने जा रहे हैं 25 दिसंबर को। तो जस्टिस संजय कौल है, जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस बी आर गवाई हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के केस में जजमेंट दिया था, और जस्टिस सूर्यकांत हैं। 5 मेंबर की इस बेंच में कल जब ये फैसला आएगा, तो ये भारत के इतिहास का एक अलग ही फैसला होगा। बिल्कुल कई चीजें इसमें इंटरप्रेट होगी, जैसे कि संविधान की शक्तियां, उसका विस्तार कहां तक है, संविधान, पार्लियामेंट द्वारा संविधान को बदलने के अधिकार, इस पे भी चर्चा। केंद्र राज्य के संबंध को लेके होगी, और जम्मू कश्मीर या किसी भी राज्य को आप क्या छोटा कर सकते हैं, उसे आप यूनियन टेरिटरी का स्टेटस किसी एक भाग को दे सकते हैं। करीब इसमें सच पूछिए तो 11 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि संविधान को लेके आएंगे। अब ये पहले तो हम ये बता दें कि यहाँ कोर्ट में चर्चा किस बात पे हुई, आखिर ये था क्या जिसकी वजह से संविधान आर्टिकल 370 को बदलना इतना दुरूह था या नहीं बदला गया, और एक स्पेशल स्टेटस एक राज्य को दिया गया। इसकी वजह क्या थी? आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर जिन झंझावात के थ्रू पाकिस्तान बटा था, और बटा था तो कश्मीर किस तरह से, उस समय जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो विलय का प्रस्ताव होता था, जो राजाओं को दिया, जो लगभग 500 राजा थे भारत में, उसको अंग्रेजों ने ये पूछा कि भाई या तो आप भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें। ये विकल्प उनके पास था। जाहिर है तमाम राजा जो थे वो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट और अपनी सॉवरेंटी दे के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत किया। वो एक दूसरा मसौदा था, लेकिन महाराज हरि सिंह ने न तो दस्तखत किया, न ही वो पाकिस्तान के साथ गए। अब मुश्किल वो चाहते थे कि अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य रखें, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने हमला किया और इनके महल तक पहुंच गया, तब ये कांपने लगे, तब इनको हकीकत समझ में आई। तब इन्होंने नेहरू को कहा, फिर भारत में से सेना गई, डाकोटा विमान से लाई गई, और किसी तरह राजा साहब बचे, महल बचा, और तब जाके ये भारत का पार्ट बना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक अलग किस्म का ड्राफ्ट वो है। भारत के ये जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में, अब ये है किया क्या। पहले हम आपको ये बता दें कि 5 और 6 अगस्त को 2019 को भारत सरकार ने कैसे
अजीब अजीब कुछ हरकतें की और जिससे ये भारत के संविधान का 370 हट गया, एक तरह से हट गया। उन्होंने कहा भी नहीं कि हमने हटाया, लेकिन वो अस्तित्व से हट गया। सच बात ये है। कैसे किया? पहले तो हम ये आपको अब जानकारी देना चाहते हैं कि कल जब फैसला आए, तो उसके पहले आप पूरी तरह से वाकिफ हो कि प्रॉब्लम क्या थी, इश्यूज क्या थे, चर्चा क्या हुई पक्ष विपक्ष में और फैसला क्या है। इसको आप पूरी तरह समझ लें ताकि कल जब ये फैसला आएगा तो आप तैयार होंगे उस फैसले में अपना मत देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे आप मत दे सकते हैं। इश्यू ये था कि 370 जो आर्टिकल है, उसमें एक स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो आर्टिकल है जो स्पेशल स्टेटस देता है। स्पेशल स्टेटस क्या है? ये भारत के संविधान का अंग तो होगा, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव जो करना होगा वो दो तरह के होंगे। पहला ये होगा कि अगर आप उसके बदलाव कर रहे हैं उसके जम्मू एंड कश्मीर के उसमें, तो दो तरह की शक्तियां जम्मू कश्मीर में है। एक में है कि आप कंसल्टेशन करेंगे वहां की सरकार से, और दूसरा है कि कॉन्करेंस होगा। बिना कॉन्करेंस के आप नहीं कर सकते। तो ये कंसल्टेशन और कॉन्करेंस, ये दो तरह के इश्यूज थे। जब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप जो कुछ भी करेंगे वहां की सरकार से कंसल्टेशन करके और कॉन्करेंस लेके, तो उसमें 370 में 370(3) का एक प्रोविजो है। उस प्रोविजो में यह है कि आप कोई भी तरमीम अगर करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, तो उसके पहले वो संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर की होगी उससे उससे राय लेंगे। राय ही नहीं लेंगे, मतलब उससे पूछेंगे। इंटरप्रिटेशन यह है कि साहब एक तो पूछे का मतलब यह नहीं होता है कि उसको मान भी लें। अब मैं आपको पहले वो आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूं कि वो आर्टिकल क्या कहता है। वो प्रोविजो जो है 370 सब क्लॉज 3, क्लॉज 3, notwithstanding anything in the foregoing provision of this article, the president may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception or modification and from such date as he may specify। कोई भी राष्ट्रपति कोई भी चीज इसके बारे में, इस 370 के बारे में या इसके किसी प्रोविजन के बारे में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शक्ति दी गई है। लेकिन आगे लिखा है, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the president issues such a proclamation। अब यहां पे क्या है, provided that recommendation, कि इसके लिए रिकमेंडेशन की जरूरत वहां के संविधान सभा की होगी। अब संविधान सभा वहां कहां से लाई जाएगी? संविधान सभा तो है नहीं, लेकिन बाध्यता है कि कुछ भी आप 370 को, हालांकि ऊपर लिखा है टेम्परेरी प्रोविजन, टेम्परेरी एंड ट्रांसिएंट, लेकिन टेम्परेरी प्रोविजन जो लिखा है उसको भी अगर बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा। ट्रांसिएंट इसमें नहीं है, टेम्परेरी सिर्फ शब्द है, ट्रांसिएंट बाकी में है। तो टेम्परेरी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे बहुत स्पष्ट है कि इसको अगर आपको बदलना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की होगी उसकी राय लेनी पड़ेगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां है नहीं, लिहाजा कभी भी बदला नहीं जा सकता। ये एक इंटरप्रिटेशन है जिसको लेके याचिकाकर्ता आए थे कि साहब इसको तो आप बदल ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेना पड़ेगा रिकमेंडेशन। इसके खिलाफ भारत सरकार का कहना था कि साहब रिकमेंडेशन लेना होगा, बाध्यता नहीं है कि हम रिकमेंडेशन माने।
किसी ने रिकमेंडेशन किया है वो बाध्यता नहीं है मानना, पहला तो ये। अब हुआ कि चूंकि नहीं है तो कैसे करे भारत सरकार? तो भारत सरकार ने एक बड़ी चालाकी की, अद्भुत चालाकी है, जैसे कि वो लग रहा है कोई जादूगर अपना चौराहे पे मदारी का खेल दिखाते हैं, उस तरह भारत सरकार इसका एब्रोगेशन किया। कैसे किया? ठीक एक दिन पहले 5 अगस्त को राष्ट्रपति एक आदेश इशू करते हैं और 5 अगस्त 2019 की बात है, राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 जारी किया और इसमें कहा कि साहब जो 1954 का जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है जिससे ये सारे प्रावधान बने हैं, ये खत्म होता है और ये नया ऑर्डर शुरू होगा। पहला ये कर दिया, इसमें वो खत्म कर दिया और कहा ये कि भारत का संविधान जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरह लागू होगा। ये पहला ऑर्डर था। उसी दिन राज्यसभा में ये कानून लाया गया, राज्यसभा में एब्रोगेशन का कानून लाया गया। अब कैसे लाया गया देखिए, वहां पे जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था, तो कहा गया कि साहब वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बाध्यता है उसको पूरा करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट, वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर, और इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 367 में एक बदलाव किया और कहा कि साहब इस मामले में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करेगी, क्योंकि 367 इंटरप्रिटेशन डील करता है, तो इन शब्दों का इंटरप्रिटेशन, तो उनका यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ये कह के उन्होंने अब हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है, तो मेरा साहब ऐसा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं, तो जो गवर्नर होगा वही लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, वही सरकार होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर सरकार होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम पार्लियामेंट के पास चला जाएगा और पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह पास कर देगा इसको। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो पार्लियामेंट करेगा, सरकार नहीं है तो गवर्नर को बता दिया सरकार, और ये कह के उन्होंने एक अजीब जादूगरी की और 370 एबॉलिश कर दिया। अब संविधान सभा में ये सुप्रीम कोर्ट में मामला ये है कि क्या 370 जब स्टेट प्रोविजन सीधा लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना राष्ट्रपति कोई भी 370 को न तो खत्म कर सकता है न सुधार कर सकता है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि तब तो क्या ये तो मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर से भी ऊपर हो गया, जम्मू कश्मीर का ये प्रावधान जो है ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से भी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में भी है कि पार्लियामेंट बदल सकता है कुछ चीजों को छोड़ के, लेकिन ये तो 370 कुछ ऐसा परमानेंट वो हो गया है कि इसको तो बदला ही नहीं जा सकता। ये सवाल उन्होंने याचिकाकर्ताओं से किया। हरीश साल्वे जो सरकार की तरफ से बोल रहे थे, या तुषार मेहता, इन लोगों ने कहा कि साहब बहुत बेसिक बात है कि वो एक हिस्ट्री का एक्सीडेंट था जिसके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी उसका अलग था, उसका ड्राफ्ट अलग था, और गलती से याचिकाकर्ताओं ने या जो 370 के एब्रोगेशन का विरोध कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ऑटोनॉमी का मतलब सॉवरेंटी होता है। जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी दी गई है, कुछ स्वायत्तता दी गई है, संप्रभुता नहीं दी गई है, वो है संप्रभु भारत जो है उसी का पार्ट है। लिहाजा गलती से ये लोग जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस दिन आया उस दिन से ये भारत का संप्रभु, भारत का भाग बन गया, ये सरकार का कहना था। उन्होंने इसके पक्ष में एक चीज कही, 1939 में जब संविधान लगभग बनने की तैयारी हो रही थी, 1939 में महाराजा हरि सिंह के बेटे जो आज भी हैं, महाराजा कर्ण सिंह पब्लिक में आए और उन्होंने एक दस्तावेज
सौंपा और कहा कि आज से हम पूरी तरह भारत के साथ मिल गए हैं और जो 1935 का एक्ट था जिसके तहत हम गवर्न होते थे वो खत्म होता है। भारत के संविधान के लागू होने के बाद जब ये प्रोविजन आएगा तब से हम भारत का पार्ट होंगे और हम इसके संबंध में एक यहाँ राज्य में भी इशू करने जा रहे हैं। ये कह के उन्होंने, ये उनका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है 17 अक्टूबर को कश्मीर में संविधान में ये जोड़ा 370 जोड़ा गया था और उसके पहले कर्ण सिंह ने ये कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1949 which until then governed the constitutional relationship between Jammu and Kashmir and Dominion of India will stand repealed। ये खत्म हो जाएगा। ये डॉक्टर कर्ण सिंह ने, जो कि उत्तराधिकारी थे महाराजा हरि सिंह के, उन्होंने बाहर आके कहा। आगे कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी adopted by the Constituent Assembly of India, which will be adopted by the Constituent Assembly of India, shall, in so far as it is applicable to the state of Jammu Kashmir, govern the constitutional relationship between the state and the Union of India। कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर और भारत के रिश्ते को गवर्न करेगा। the India and shall be enforced in the state by me। हम इसको enforce करेंगे my heir, हमारे उत्तराधिकारी, और हमारे जो बाद के लोग होंगे उत्तराधिकार में वो सभी इसको implement करेंगे। its provisions and provisions of the said constitution shall as for as from the date of its commencement supersede and abrogate all previous provisions। ये कह के उन्होंने ये बात कही थी 25 नवंबर को। आप गौर कीजिएगा, 17 अक्टूबर को ये संविधान में आया 370 और उन्होंने 29 अक्टूबर को ये कहा। इसके बाद से ये सरकार का कहना था कि साहब वो तो महाराज हरि सिंह के बेटे जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने साफ साफ कह दिया हम इसको इन्फोर्स कल से करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या संविधान में पार्लियामेंट को ये पावर्स थे कि वो एज्यूम कर ले कि वहां की असेंबली नहीं है तो असेंबली के पावर पार्लियामेंट के पास आ गए, गवर्नर वहां पे सरकार नहीं है तो सरकार के पावर गवर्नर साहब के पास आ गए। और उसके बाद 370 का जो प्रोविजो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आपने संविधान का एक 367 में संशोधन किया जिससे आप कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का मतलब विधानसभा होता है और विधानसभा है नहीं तो पार्लियामेंट होती है। मतलब कुछ इस तरह का जादूगरी था इसमें कि जो कहा गया कि साहब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछा जाएगा, तो पूछा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी तो उन्होंने कहा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह विधानसभा को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान मिल जाए और इसके लिए संविधान में एक संशोधन कर दिया। वो संशोधन पारित कराया उसी दिन, सारे दिन उसी दिन हो रहे हैं सारी चीजें। ये पूरा किस्सा है। तो ये बात सच है कि एक अजीब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने एक अजीब जादूगरी की। अब देखना यह है कि इस जादूगरी के बरक्स एक बात साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो ये चेंजेस हुए हैं अब ये वापस सुप्रीम कोर्ट क्या इसको देखेगी कि क्या इसको एब्रोगेशन को गलत बता के ये पूरा प्रोसेस वापस हो। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तब तो ये बेसिक स्ट्रक्चर से भी ऊपर हो गया क्योंकि ये कभी बदला ही नहीं जा सकता, जो मूल रूप से टेम्परेरी प्रोविजन था वो बदला ही नहीं जाएगा। ये मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट के पास है और देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर जो आर्टिकल 368 में है क्या वो वाकई इसे बदल सकता है, और बदल सकता है तो क्या वो जो प्रोविजन है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूर्व शर्त है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वो है नहीं,
क्योंकि वो 1954 में कश्मीर में खत्म हो गई, तो 54-55 में खत्म हो गई, सॉरी 56 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो गया। तो क्या अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से वापस हो सकती है, क्योंकि वो एक खास काम के लिए होती है। आप किसी प्रेसिडेंट ने कुछ कहा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाई जाएगी, तो होता नहीं है, भारत में भी नहीं। भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना था? ये बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइज से और ये लाया गया था, और इस पे कोई जनता का वोट नहीं था, बहुत लिमिटेड वो था, फ्रेंचाइजी था, और वहां से लाके उस फ्रेंचाइज से एक सफरेज करके वो लाया गया था। और भारत का जो संविधान बना था उसमें जो लोग थे, वो संविधान बनाने के बाद फिर नया पार्लियामेंट चुनाव से आया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस दूसरा होता है, पार्लियामेंट का दूसरा होता है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट पे हम वो भरोसा नहीं कर सकते कि वो संविधान बनाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको वोट नहीं लेना है, तो इसकी गरिमा अलग है। क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया कि साहब ये तो बिना चुनी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिना चुनी हुई है, और इसकी बातें आप बाध्य कर रहे हैं पार्लियामेंट को मानने के लिए जो चुनी हुई है। तो इसी पे अम्बेडकर ने कहा कि भाई चुनी है इसीलिए इसकी पवित्रता वो नहीं होगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी, क्योंकि वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए बनाई गई है, और वो वोट के लिए नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करके खत्म हो गई, और फिर नया पार्लियामेंट बना। तो उस पार्लियामेंट से हम वो अपेक्षाएं नहीं रखते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कर दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन देके। ये सारी बातें भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आएंगी। हमें देखना है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट इस पर रिएक्ट करता है। लेकिन ये बात है कि भारत सरकार ने जिस तरह किया इसको, ये अपने आप में एक अद्भुत था। मतलब दुनिया के किसी इतिहास में इस तरह नहीं हुआ है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह लेता है। फिलहाल इतना ही। आपसे किसी अन्य मुद्दे पे और भी मिलेंगे, और कल भी जब जजमेंट आ जाएगा तो आपसे उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए